नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदी को ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जनूबी हिंद के मामले में हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है और जनूबी रियासतें जो हैं वो हिंदी की मुखालिफत कर रहे हैं। वैसे भी हर किसी को अपनी मादरी ज़बान प्यारी होती है, लेकिन ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि मराठे अगर बात करते हैं मराठों की तो वो मराठी को ज़्यादा अहमियत देते हैं और तमिलनाडु के लोग ज़्यादा तमिल ज़बान को अहमियत देने की कोशिश करते हैं और उस पर डटे रहते हैं। और अगर आप तेलुगु रियासतों की बात करते हैं तो तेलुगु रियासतों का यही हाल है। इसी तरह मलयालम के बारे में आप कह सकते हैं कि मलयालम एक ऐसी ज़बान है जहाँ के बाशिंदे बिला लिहाज मजहब मिल्लत अपनी ज़बान से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, जज्बाती लगाव होता है। और हद ये है कि दुनिया के किसी मुकाम पर अगर मलयालम बसते हैं तो समझिए कि ज़बान की बुनियाद पर वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिले रहते हैं। ये नहीं देखा जाता है कि कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, कौन सिख है, कौन मुस्लिम है, बल्कि वहाँ ये देखा जाता है कि मलयालम बोलने वाले कौन है। तो बहरहाल ज़बान की अपनी अहमियत होती है और ख़ास तौर पर मादरी ज़बान की। और आपने देखा कि हाल अरसे के दौरान किस तरह उर्दू जो कभी हिंदुस्तान की कौमी ज़बान रही है उसे किस तरह उसके बारे में मुतासिबाना व जानिबदाराना रिमार्क्स किए थे आदित्यनाथ ने। और आदित्यनाथ के बाद अब एक ऐसा लगता है कि उन इस तरह की बात करने वालों के चेहरे पर नीतीश कुमार ने एक ज़ोरदार तमाचा रसीद कर दिया है और वो कहा है कि बिहार में लोगों को उर्दू पढ़ाएंगे। तो बड़ा अच्छी खबर है उर्दू के लिए। लेकिन जहाँ तक मरकज़ और स्टालिन हुकूमत का सवाल है तो आपको बता दूं कि दोनों के दरमियान लिसानी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। तमिलनाडु के जो हुकूमत के बजट में रुपये का निशान हटा दिया गया, बहुत ही ख़तरनाक बात यह है। और इससे ऐसा लगता है कि जनूबी रियासतों के तेवर ठीक नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आबादी का सवाल है, जनूबी हिंद की आबादी कम है और आप देखेंगे पार्लियामेंट में भी जनूबी हिंद की रियासतों की जो नुमाइंदगी है वो भी बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये है कि शुमाली हिंद को फ़ायदा होगा अगर हदबंदी की जाएगी तो, और जनूबी हिंद की रियासतों को नुकसान होगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप जाएंगे तो ये वहाँ से खबर आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि इसराइल ने जिनसी तशद्दुद को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब अक़वाम मुत्तहिदा के सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ही नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक़ इंसानी की जो तंजीम है उसने भी वाज़े तौर पर कहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी वाज़े तौर पर कहा है कि इसराइल ने मुजरिमाना कार्रवाइयाँ अंजाम दी है, इंसानियत के खिलाफ जुर्म का इर्तिकाब किया है, जंगी जराइम का मुर्तकिब है। लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका मुसलसल इसराइल की तायद व हिमायत करता जा रहा है। लेकिन कल आपको मैंने भी बताया था कि ट्रंप ने किस तरह यू टर्न लिया और कहा कि कौन है जो फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल कर रहा है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास है। और तेलंगाना में आप देखेंगे बजट इजलास की जारी है, यानी अब बजट भी पेश किया जाने वाला है। लोग देख रहे हैं कि रियासत की जो माशी हालत है वो क्या है। तो बहरहाल रमज़ान मुबारक का आप देखेंगे कि दूसरा दहा चल रहा है और दूसरे दहे में आप देखें कि किस तरह बाज़ारों में रौनक है और मसाजिद भरी हुई हैं। तो बहरहाल ये खबरें हमारे पास है। तो चलते हैं अशर यासिर की तरफ और जो पहली खबर है हिंदी को लेकर उस बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बोला कि हिंदी और उर्दू को लेकर के जो देश में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं। और जिस तरह नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो बिहार में इसी साल नवंबर में इलेक्शंस होने हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार ने बोला है कि अब 2 घंटे जो है चाहे वो जो भी लोग हों वो उर्दू सीखेंगे। उसके पीछे जो तर्क है वो ये दिया गया है कि सरकार का ये तर्क है कि उर्दू बिहार की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसे बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो वहाँ की जो क्या बोलते हैं सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत करेगी। वहीं सबसे बड़ी चीज़ ये कि बिहार में तकरीबन 17% जो है मुसलमान हैं। अब ये भी देखा जा रहा है कि बिहार में जो उर्दू को लेकर के नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है या जो ऑर्डर जारी किया है उसमें फिर बीजेपी का क्या रद्द अमल आता है, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं बिहार में, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अब जिस तरह से हमने देखा कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो उर्दू को लेकर के बोला था उसके बाद फिर बिहार में ये चीज़ें चालू हो रही हैं। सर, ये भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपने जो अलायंस वाली पार्टियां हैं उनसे मार खा रही है। जिस तरह से हमने देखा कि जब तेलंगाना में 1 घंटा पहले छुट्टी देने की बात की रेवंत रेड्डी जी ने,
जो मुस्लिम लोग हैं, जो नौकर हैं, उनको कि वो जा कर के घर पे अच्छे से इफ्तार पार्टी का इंतज़ाम कर सके, अफ्तार का इंतज़ाम कर सके, अफ्तार कर सकें। तो यहाँ के बीजेपी के जो लीडर्स हैं उन्होंने इस पर तनकीद की, लेकिन उसके एक ही दिन के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी यही ऑर्डर जारी कर दिया। उसके बाद सब मामला शांत हो गए। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से अभी जो फैसला लिया है कि 2 घंटे उर्दू सिखाई जाएगी बिहार में, तो शायद इसके बाद जो एक लैंग्वेज वाली जो वो है डिबेट है वो कहीं ना कहीं कम होगी। लेकिन जिस तरह से अभी हमने देखा है, कल देश के यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने भी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाई, और फिर उनकी कुछ उनकी पार्टी के लीडर्स के साथ उन्होंने बात की। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि साउथ में बीजेपी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए वो हिसाब बराबर करना चाह रही। परिसीमन पर उन्होंने बात की थी। वहीं अगर बात करें यहाँ के एक सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंत राव ने भी यही कहा है कि स्टालिन ने जो कदम उठाया है उस पर सबको एक साथ आना चाहिए। जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं सबको एक साथ आना चाहिए और सबको एक साथ आ करके इसका जवाब देना चाहिए। रीज़न यही है कि अब जहाँ पे आबादी ज़्यादा है वहाँ की चीज़ें आप यहाँ पे नहीं थोप सकते हैं। और फिर अगर बात करें साउथ के, तो साउथ में जो टैक्स है वो ज़्यादा जाता है, लेकिन साउथ को उतना पैसा मिल रहा है। तो हर चीज़ की तरह से कहीं ना कहीं साउथ के साथ इस वक्त 2014 के बाद से मोदी सरकार में एक सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे इस वक्त केंद्र सरकार से नाराज़ हैं। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, तमिलनाडु में ज़बान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाती है और हिंदी को ज़बरदस्ती जो थोपा जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने न सिर्फ हिंदी के बारे में बल्कि मरकज़ी हुकूमत के मुतासिबाना और जारिमदाराना रवैये के बारे में भी बार बार शिकायत की है और ऐसा लगता है कि हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं और अगर इसी तरह के हालात रहेंगे तो समझिए कि खाना जंगी का खदशा भी पैदा हो सकता है। और ये इसके लिए जिम्मेदार कौन होंगे आप अच्छी तरह जानते हैं, जो मजहबी खुतूत पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं, इलाका वारियत के नाम पर जज्बात भड़का कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, तमिलनाडु के बजट में ये कहा जा रहा है कि ये इल्ज़ाम आयद किया गया है मरकज़ पे कि उसने 2150 करोड़ रुपए का धोखा दिया है तमिलनाडु को। इसके अलावा तमिलनाडु के बजट में आप देखेंगे कि रुपए का निशान जिस तरह हटा दिया गया है वो बहुत खतरनाक बात है, खतरनाक रुझान है। अब देखना यह है कि तमिलनाडु के साथ साथ अब जुनूबी हिंद की दिगर रियासतें, केरला हो या आंध्र प्रदेश हो या फिर आप देखेंगे कि तेलंगाना और या कर्नाटक हो, उनका क्या रद्द अमल होता है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि रियासत यानी कर्नाटक हो या तेलंगाना और तमिलनाडु केरला वगैरह में ये देखा जा रहा है कि अगर हदबंदी पर अमल किया जाता है 2026 से, तो फिर समझिए कि जुनूबी रियासतों को नुकसान हो सकता है और यहाँ के जो हलक़े हैं, पार्लिमानी हलक़े, उनकी तादाद में कमी आ सकती है। और दूसरी तरफ आप शुमाली हिंद में जहाँ पर आबादी का सैलाब पड़ा है और ख़ुद आप देखेंगे कि उसके लिए RSS भी जिम्मेदार है, बीजेपी भी जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी लीडर बार बार ये कहते हैं कि बच्चे पैदा करो। और हैरत की बात यह है, दिलचस्पी की बात यह है कि जो बीजेपी लीडर या RSS के लीडर दूसरों को बच्चे पैदा करने के का मशवरा देते हैं या तजावीज़ पेश करते हैं, वो ही खुद बच्चों के बाप नहीं है, यानी ना बाप बन सके हैं ना शौहर बन सके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये लोग सिर्फ बातों के यानी कहने वाले हैं, काम के करने वाले नहीं है। दूसरों को बच्चे पैदा करने की बात करते हैं या मशवरा देते हैं, लेकिन खुद ना शादी करते हैं ना बच्चे पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों का मशवरा कबूल नहीं करना चाहिए। RSS सरबराह मोहन भागवत कहते हैं कि बच्चे ज़्यादा पैदा करना चाहिए। उनका ये बयान मुबहम है और उन्होंने मशवरा सिर्फ हिंदुओं को दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते हैं कि हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। इसी तरह RSS के कई लीडर हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, हमारे दो तक महदूद नहीं रहेंगे, तो फिर वो उन्हें इनामात से नवाजेंगे। और दूसरी तरफ ये बार बार कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है। अगर मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान में तकरीबन 900 साल तक हुकूमत करने के बावजूद मुसलमान जिस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद मुसलमानों का जो सब्र तहम्मुल है, मुसलमानों की जो आप देखेंगे कि अमन पसंदी है, वो गैर मामूली है। मिसाल के तौर पर बीजेपी इख्तिदार में आए सिर्फ 10 बरस हुए हैं और बीजेपी का हाल ये है कि वो सारे सिस्टम को उथल पुथल करके रख चुकी है। मुल्क में बदअमनी फैली हुई है, ख़वातीन की इज्जतें महफूज नहीं है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि बेरोजगारी, महंगाई में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और
बार बार जो मजहब का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको बता दूं कि किसी दानिशवर ने सच ही कहा है कि अगर तुम बेवकूफ़ों पर हुकूमत करना चाहते हो तो उन पर मजहबी जो रंग है वो चढ़ा दो और मजहबी नशे में उन्हें धुत कर दो और फिर देखो तुम हुकूमत कर सकते हो। तो बहरहाल हिंदुस्तान में आज यही हो रहा है, लेकिन ज़बान के नाम पे अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी खबर है या बुरी खबर है। और आपको ये भी बता दें कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर इंपॉर्टेंट रही है। लेकिन आपको बता दूं, होली का जो त्यौहार है अक्सर देखा जाता है, मौलाना हजरत मोहानी हो या कोई बड़े मुजाहिदीन आज़ादी हो, होली का जब त्यौहार आता तो ज़रूर वो त्यौहार मनाते और अगर नमाज जाते तो त्यौहार मना कर जाते। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है। लेकिन ये लोग जो है होली को एक मसला बना रहे हैं। हर कोई त्यौहार आता है तो ऐसा लगता है कि एक मसला पैदा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो रहा है, अमन का मसला पैदा हो रहा है, अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा है और कीमती जिंदगियों का इतलाफ हो रहा है। और इसके लिए आपने देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश बदनाम रियासत हो गई है, हिंदुस्तान की बदनामी का बायस बन रही है। और वहां के चीफ मिनिस्टर से लेकर पुलिस का ओहदेदार भी किस तरह जहर उगलता दिखाई देता है। अगर पुलिस वाले इस तरह जहर उगलेंगे तो फिर क्या होगा हिंदुस्तान का, हम पूछेंगे अशर यासिर से। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बोला अगर पुलिस जहर उगलेगी तो इंसान आम लोगों का क्या होगा। तो कल ये खबर ये सामने आई है कि संभल के जो सीओ हैं उनके जो पिता हैं उन्होंने पुलिस से जो है अपने बेटे के लिए सुरक्षा मांगी सरकार से। पुलिस सबकी सुरक्षा के लिए है लेकिन उनको खुद सुरक्षा चाहिए। आप ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि आपको डर लगे कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। जी जी। तो अब जिस तरह हमने बात की कि अभी आज देश भर में होली मनाई जा रही है और होली के बारे में ये कहा जा रहा है कि 4 मार्च 1961 के बाद आज 64 साल के बाद होली और रमज़ान में जुमा जो है एक साथ पड़ रहा है और इसको लेकर के ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं। हम बात करें कई राज्यों की तो मतलब कई राज्यों में ये बैन कर दिया गया है कि अगर कोई राहगीर जा रहा है तो उसके ऊपर आप गुब्बारे में या कलर नहीं डाल सकते हैं। अगर डालेंगे तो आप पे मतलब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें मानी जाती हैं, कितनी नहीं मानी जाती, ये शाम तक पता चलेगा। लेकिन फिर भी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इस होली पे जो दरबारी मीडिया हमारा नोएडा वाला उसने सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो संभल पे किया है। तो अभी संभल की बात करें तो संभल में पूरी तरह से अभी होली मनाई जा रही है और अभी सीओ का बयान सामने है। उसने कहा है कि 2:30 बजे के बाद यहाँ पे कोई होली नहीं मनाई जाएगी, 2:30 बजे तक ही इजाज़त है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संभल में जामा मस्जिद के जस्ट सामने डीजे लगा करके उस पर उल्टे सीधे गाने बजा करके और वहाँ पे डांस किया जा रहा है। अब ये कहा जाए कि 2:30 बजे के बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा और 2 बजे के बाद चीज़ें ख़त्म होगी और 2:30 बजे यहाँ पे नमाज अदा की जाएगी। जुलूस को 2:30 बजे तक पूरा कर लिया जाएगा। अब देखना ये है कि उत्तर प्रदेश में हो या फिर हम बात करें अभी क्या बोलते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि आप किसी भी रात चलते लोगों पे रंग नहीं डाल सकते हैं। अगर कोई इंसान रंग में जा रहा है रंगा हुआ तो आप उस पर रंग डालिए, लेकिन अगर कोई इंसान रंग में रंगा हुआ नहीं जा रहा तो आप उस पर रंग नहीं डाल सकते हैं। सर इसी बीच एक वीडियो सामने आई थी जिसमें अभी देखा गया कि रिक्शा पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, ज़ईफ़ लोग थे, वो जा रहे थे किसी के डेथ में, किसी का इंतकाल हो गया था और उन पे कुछ बच्चों ने आकर के कीचड़ डाल दिया, हैप्पी होली बोल कर चले गए। उन पे जो उनसे जो काम करवाने वाले लोग हैं वो साइड में चेयर डाल के बैठ के हंस रहे थे। तो आप ये देखिए कि जिस तरह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी रात चलते पे कलर नहीं डाल सकता, ये सब चीज़ें, ये सब आपकी कहने की बातें अलग होती हैं, लेकिन वहाँ पे उस वक्त इन चीज़ों को कितना जो है पालन होता है, कितना इसको लिया जाता है सीरियसली, ये शाम तक चीज़ें पता चलें, क्योंकि अभी सब लोग एक अलग ही नशे में घूम रहे होते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं जहाँ तो होली का सवाल है, ये खुशियों के त्यौहार को ये लोग फ़िरका परस्ती का त्यौहार बना रहे हैं। इस तरह नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हर त्यौहार और या ईद जो होती है या फेस्टिवल जो होता है वो खुशियों का पैगाम लाता है और इंसानों को आपस में मिलाता है, भाईचारगी का पैगाम देता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि होली हो या दीपावली हो या कुछ भी हो, ऐसा लगता है कि इसे एक मसला बनाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अब हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान में एक 25 साल नौजवान को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया, जिसका नाम आपको बताऊँ
हंसराज है। हंसराज को इसलिए कत्ल कर दिया गया कि वो होली खेलने से उसने इनकार कर दिया था और 3 नौजवानों ने उसे मार मार कर कत्ल कर दिया। आप अंदाजा कीजिए कि जो मारने वाले हैं वो भी अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और जो बच्चा या लड़का जो मारा गया है वो भी अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखता है। कहने का मतलब ये है कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है। और आपको ये बताना है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था और लाइब्रेरी में बैठा हुआ था एक मुकामी, और जिले दौसा में ये वाक़या पेश आया है। और हंसराज को जब कत्ल किया गया तो उसने रंग डालने से मना किया था, कहा था कि मैं अब सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ, तालीम में मसरूफ़ हूँ, बराए मेहरबानी आप मुझ पर रंग ना डालें। लेकिन ये जो 3 नौजवान थे उसके गाँव के, उन लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसके साथ मारपीट की, यहाँ तक कि बेल्ट से बहुत ज़्यादा उसे ज़दकोब किया और वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गया। और गाँव वाले इस कदर बरहम हो गए कि हंसराज की बॉडी को लेकर उन्होंने रास्ता रोक दिया। रास्ता रोकने के बाद हुकूमत से मुतालबा किया कि उस जो महलूक नौजवान है उसके ख़ानदान को 50 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि एक ख़ानदान के एक रुकन को सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाए, वगैरह वगैरह। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि ये जो दरिंदे होते हैं उनमें ना रहम होता है, ना अपने मुल्क से मोहब्बत होती है, ना वो कौम परस्त होते हैं, बल्कि ये सिर्फ दरिंदे होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड नेशनलिस्ट होते हैं जो अपने आप को बहुत बड़ी यानी बहुत बड़ा हिंदुस्तानी समझते हैं। जबकि इनके जो आकाएँ हैं, इनके जो आबा व अजदाद है, ये वो नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके आबा व अजदाद ने अंग्रेज़ों के तलवे चाटे थे, अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरी की थी और मुजाहिदीन आज़ादी को फंसाया था। बिल्कुल सही, जिस तरह से आपने बोला कि ये लोग ये अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और ऐसे लोग हर जगह मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश और जो हिंदी बेल्ट होती है सर, हिंदी बेल्ट में बहुत मिलते हैं ऐसे लोग और इनका ये कहना होता है कि हम जो है जो सनातन है उसको बचाने के लिए हम ये सारी चीज़ें करें। सर सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि किसी भी धर्म को आप ख़त्म नहीं कर सकते, किसी भी धर्म को कोई दूसरा धर्म ख़त्म नहीं कर सकता है जब तक उस धर्म के मानने वाले ख़त्म ना हो। और इसी जो है हर बार चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या कई और ऐसे लीडर्स हैं बीजेपी के जो हर बार यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस धर्म को ख़तरे में डाला जा रहा है, हमारा हिंदू धर्म ख़तरे में। लेकिन सर आप देखिए कि आपकी आबादी इतनी ज़्यादा है और देश में हर जगह अगर जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो हर जगह मुख्यमंत्री आपके ही हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारे देश को, हमारे धर्म को ख़तरा है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने बोला कि राजस्थान में जो चीज़ सामने आई है सर, ये चीज़ें अभी एक ख़बर सामने आई है, इसके बाद देखिए और भी खबरें सामने आएंगी, क्योंकि रीज़न ये है कि इन लोगों का एक ही एजेंडा होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, वो नहीं करोगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वहीं सर एक और ख़बर है तेलंगाना से जो आज काफ़ी अखबारों में छपी है सर, कि तेलंगाना के जो गोशामहल विधायक है राजा सिंह, जी उसने एक बड़ा बयान दिया कर, उसने कहा है कि बीजेपी के कुछ सीनियर लीडर्स जो हैं वो जो यहाँ की कांग्रेस सरकार है, यहाँ पे जो भी सरकार आती है उसके सीएम से मुलाकात करते हैं और गुप्त बैठकें करते हैं। तो इससे बीजेपी अगर यहाँ पे सत्ता में आना चाह रही तो उस पर बड़ा ही क्या बोलते हैं, बहुत ही उसका असर पड़ेगा और वो कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसके लिए उन्होंने बोला है कि जो क्या बोलते हैं, जो आला कमान है भाजपा का, उससे बोला है कि आप इस पर कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को आप निकाल के बाहर करें ताकि कुछ नए लोगों को मौका मिले, वो लोग जो है बीजेपी के लिए और हिंदू धर्म के लिए काम करें, ऐसा उसमें बोला गया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक राजा सिंह का सवाल है तो आप देखेंगे ये बदनाम ज़माना है और इस तरह की बातें करता है बेचारा कि खुद परेशान भी होता है और दूसरों को परेशान कर देता है। ख़ास तौर पर लाइन आर्डर के मसले पर आपने देखा कि किस तरह राजा सिंह के इश्तियालअंगेज़ बयानात आए हैं और बदकिस्मती की बात यह है पुलिस उसके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज करती है तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कमज़ोर अंदाज में मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। राजा सिंह को हालिया अरसे के दौरान कई मुकदमात में बरी किया गया, जबकि उसके खिलाफ सबूत और दलाइल मौजूद थे, पूरे गवाह मौजूद थे, उसके बावजूद भी उसे बरी कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि पुलिस ने उसके खिलाफ कमज़ोर केस बनाया था और अगर कमज़ोर पुलिस केस बनाती है तो फिर मुजरिम को या मुलजिम को रिहा करने के सिवा या बरी करने के सिवा और कोई चाराकार बाकी नहीं रह जाता। राजा सिंह बदनाम है और आपको देखेंगे कि मलून है, और मलून इसलिए है कि उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और उसके बाद से आपने देखा कि इस गुस्ताखी के बाद से वो इंतहाई जलील होता जा रहा है।
है। मिसाल के तौर पर पार्टी वाले भी उसे अछूत बनाकर रख चुके हैं, यानी करीब आने नहीं देते उसे, और ऐसा लगता है कि एक बदबूदार शख्स है जिसे लोग अपने करीब आने नहीं देते। उसी तरह बीजेपी के जो लीडर्स है राजा सिंह को करीब आने नहीं देते। नतीजे में राजा सिंह बौखलाहट का शिकार हो गया है और उसी बौखलाहट के नतीजे में वो बीजेपी कायदीन के खिलाफ कुछ ना कुछ कहता रहता है। अब तो हाल ये हो गया है कि उसने वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि बीजेपी के जो रियासती कायदीन है वो खुफिया तौर पर उन लोगों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। यानी उसने ये इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि हुकूमत और बीजेपी के दरमियान मैच फिक्सिंग है और ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं हुकूमत के साथ मिलकर। तो बहरहाल राजा सिंह की ये जो बौखलाहट है आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस तरह तड़प रहा है, इस कदर परेशान है कि उसे पार्टी में कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। और हालिया अरसे के दौरान उसने पार्टी छोड़ने का भी इशारा दिया था, लेकिन पार्टी छोड़ता नहीं और ना पार्टी से निकलता है और ना निकाला जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हालिया अरसे के दौरान जिस तरह बीजेपी कायदीन के दरमियान दाखिली इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, बीजेपी के जो लीडर हैं किशन रेड्डी हो या बंडी संजय हो या फिर दूसरे लोग हैं वो एक तरफ हो गए हैं, राजा सिंह एक तरफ हो गया है। और अब ऐसा लगता है कि राजा सिंह के जो सियासी उरूज है वो अब खत्म होने वाला है। जी बिल्कुल सही, जिस तरह आपने बोला कि चाहे वो बंडी संजय हो, अभी कुछ दिनों पहले एक जगह पे कुछ किसी को जिला अध्यक्ष बनाना था, जी हाँ, जिसको लेकर के राजा सिंह ने बयान दिया था। उसके बाद फिर बंडी संजय का बयान ये सामने आया था कि हम हर किसी के कहने पे किसी एक को नहीं बना सकते हैं, हम सिचुएशन के हिसाब से बनाते। तो इसके बाद भी ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको बुरी लगी, इसी वजह से उसने ऐसा बयान दिया है। और इस बयान के पीछे की क्या राजनीति है, क्योंकि अभी तक बीजेपी के जो यहाँ के और बड़े लीडर्स हैं उनका इस पर कोई बयान सामने नहीं आया। अब देखना ये कि इस पर क्या बयान आता है, क्योंकि जी किशन रेड्डी यहाँ के अभी चीफ हैं बीजेपी के, वो क्या बयान देते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 8-10 दिन के अंदर बीजेपी को यहाँ का नया चीफ मिलने वाला, जिसमें नाम सबसे ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं इटाला राजेंद्रा का सबसे ऊपर है। लेकिन ये सारी चीज़ें चलें, इसी बीच खबर ये है कि आज जो है बीआरएस ने पूरे में एक क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। क्या बोलते हैं जगदीश रेड्डी के जो निलंबन पे बात हुई थी जी उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि कुछ भी ऐसी बात नहीं बोली, कोई ऐसा वर्ड नहीं बोला गया है। ये कांग्रेस के जितने भी एमएलए हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो सब इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि बीआरएस जो है कुछ ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिसके लिए कांग्रेस के पास जवाब नहीं, इस वजह से ये लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आप देखेंगे कि जो इक़्तिदार का सवाल होता है, अगर इक़्तिदार से अगर महरूम हो जाता है कोई तो बहुत परेशान हो जाता है, और इक़्तिदार में जब होता है तो फिर नरेंद्र मोदी या आदित्यनाथ या अमित शाह की तरह बातें करने लगता है। केसीआर ने भी उसी तरह की बातें थी, गुरूर और तकब्बुर का मुजाहरा किया था, और आपने देखा कि जो लोग गुरूर और तकब्बुर करते हैं वो किस तरह के हालात का शिकार होते हैं, किस तरह इक़्तिदार से महरूम होते हैं, और इक़्तिदार से महरूम होने के बाद मछली की तरह तड़पते हैं। यानी बिन पानी की जो मछली तड़पती है पानी के बगैर, उसी तरह का हाल हमारे पॉलिटिशियंस का भी हो जाता है। और आप देखेंगे कि किसी का इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, चाहे वो कितना भी बाअसर क्यों ना हो। आज अगर मोदी और अमित शाह ये समझते हैं और बार बार दावा करते हैं कि हम आइंदा 50 बरसों तक हुकूमत करेंगे, तो ये उनकी काम ख्याली है, उनकी गलत फहमी है और उनकी कुछ फहमी भी कहा जा सकता है, इसलिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप लाख सेहतमंद नज़र आएंगे, आपका हार्ट यानी आपका हार्ट से लेकर आपका जहन भी बहुत ज़्यादा सेहतमंद दिखाई देगा, लेकिन कुदरत अगर आपकी ज़िंदगी का चिराग गुल करना चाहे तो फिर कोई उसको बचा नहीं सकता, ना आपको बचा सकता है। तो बहरहाल कुदरत से टक्कर नहीं लेना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए, और जालिमों को आप देखेंगे कि बहुत छूट भी दी जाती है, लेकिन जब उनकी पकड़ होती है तो वो तलमला जाते हैं। कभी सुनामी की शक्ल में उनकी तबाही का सामान होता है, तो कभी आप देखेंगे कि कुदरत कोरोना वायरस जो आंखों से दिखाई नहीं देता उसे लाकर इंसान को तबाह व बर्बाद करके रख देता है और जालिमों को उनकी हकीकत याद दिला देता है। हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि जिस तरह CAA यानी शहरियत तरमीमी कानून की एक रट लगाई हुई थी बीजेपी हुकूमत, और किस तरह बीजेपी ने बेचैनी पैदा कर दी थी। और आपने देखा कि शाहीन बाग के जो खवातीन ने तारीखी एहतजाज किया, सारी दुनिया में ये बता दिया कि हिंदुस्तान की जो मुस्लिम खवातीन हैं अगर बेदार होती हैं तो फिर फ़िरका परस्त दरिंदों के पसीने छूट जाएंगे। तो बहरहाल आपने देखा कि शाहीन बाग से लेकर दुनिया हिंदुस्तान के कोने कोने में एहतजाज किया गया और शहरियत तरमीमी
में कानून के यानी हुकूमत अमलावरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुदरत ने वो इंतकाम लिया कि कोरोना को भेज दिया। तो फिर आपने देखा कि कोरोना के नतीजे में किस तरह की हलाकतें हुई है। आज सरकारी आदाद शुमार तो 5,75,000 के करीब बताई जाती हैं हलाकतों की तादाद, लेकिन आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने कहा कि 70 लाख से ज़ायद लोग हिंदुस्तान में अपनी ज़िंदगियों से महरूम हुए थे, और सबसे ज़्यादा अगर कोई बदनाम हुई रियासत तो वो थी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि लाशें बह रही हैं, गंगा में लाशें बह रही थी, और उसी गंगा में अभी कुंभ हुआ है सर। जी हाँ, जी हाँ। और इसको लेकर के राज ठाकरे ने भी एक बड़ा बयान दिया था। राज ठाकरे ने अभी कहा है कि हिंदुस्तान में जितनी भी नदियां हैं सबका पानी गंदा है, लेकिन उस बयान पे किसी ने आपत्ति नहीं जताई, इस बयान पे किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर यही बयान कोई और दे देता तो शायद इस वक्त हंगामा हो चुका होता। अभी कल ही दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, जो नई मुख्यमंत्री बनी है, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आप लोग पानी की होली ना खेलें, आप लोग पानी बचाएं। अगर यही बात किसी और प्रदेश का मुख्यमंत्री कह देता जहां पे बीजेपी की सरकार ना होती तो कितना हंगामा हो चुका होता सर। बहरहाल हंगामा खड़ा करना बीजेपी की ऐसा लगता है कि फितरत है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हंगामा खड़ा कीजिए, मुल्क की तरक्की का, मुल्क की खुशहाली का हंगामा खड़ा कीजिए, वरना इस तरह के हंगामे खड़े करके तो आप बदअमनी पैदा करेंगे। बहरहाल नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।